चलिए, तो इनकम टैक्स के आज के सेशन में हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है उसको समझते हैं। उसकी जो बारीकियां हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखना है उसको समझते हैं। और एक्चुअली में अब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो केस स्टडी सॉल्व करी प्रीवियस सेशन में, उसके बेस पे ही हम हमारा जो पूरा ITR है उसको हम यहाँ पे फाइल करेंगे। तो अगर आपने केस स्टडी रेफर करी है, उसको सॉल्व करी है, तभी आप ये जो ITR फाइलिंग है ये आप प्रॉपर सही से कर पाएंगे। अब सर यहाँ पे सबसे पहले समझते, जिन्हें नहीं पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना पड़ता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर ये रिटर्न फाइल करने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो सर मान के चलो हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। ठीक है, करेक्ट है, जिसका हम इनकम टैक्स रिटर्न डिस्कस कर रहे हैं। तो सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर आप कोई भी हो, आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, आप फर्म हो, LLP हो, कंपनी हो, करेक्ट है, अब इनकम टैक्स के सबसे पर्सन हो जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया है। ठीक है, तो सर आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम आपने अर्न किया है, ठीक है, करेक्ट है, उस इनकम का जो डिटेल है, करेक्ट है, वो आपको उसके नेक्स्ट ईयर, जिसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, मतलब आप उसका डिटेल दोगे। जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर होगा, दैट इज 24-25 में इसका डिटेल आपको देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया की जो सुविधाएं हैं वो आप कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न वगैरह है वो फाइल करना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट भी हो तो भी सिचुएशन में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे हमने जो भी अर्न किया उसके अगेन जो भी हमने टैक्सेस भरे वो सबका डिटेल हमें हमारे जो इनकम टैक्स में प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो टोटल 7 फॉर्म है इनकम टैक्स में। देयर आर 7 फॉर्म्स, इनकम टैक्स रिटर्न 1 से लेके इनकम टैक्स रिटर्न 7। तो यहाँ पे जो 7 फॉर्म है वो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, इनकम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 7 जो ITR फॉर्म्स है वो बाइफरकेटेड है। ठीक है, तो आज के सेशन में जो हमें फाइल करना है वो हमें ITR 1 फाइल करना है। हम ITR 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करेक्ट है, बट सिंपल तरीके से हमें पहले समझना है कि ये जो फॉर्म्स होते हैं ये हम कभी तक भर सकते हैं, पहले हमें वो समझना है। ठीक है, तो सर हमें यहाँ पे सेक्शन 139(1) में हमें ड्यू डेट बताई गई है। सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट बताई गई है और यहाँ पे 3 ड्यू डेट आपको बताया गया है रिटर्न फाइल करने का। एक तो आपका 31 जुलाई है। ठीक है, 31 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको सेकेंड ड्यू डेट दिया गया 31 अक्टूबर और तीसरा ड्यू डेट दिया गया आपको 30 नवंबर। 3 ड्यू डेट आपको दिया गया है कि आपको रिटर्न फाइल करने का। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर एज अ पर्सन आपके लिए कौन सा ड्यू डेट एप्लीकेबल होगा, है ना, करेक्ट है, ये एक सिंपल सा आपको क्लियर होना चाहिए। तो सर यहाँ पे अगर आप जो है कंपनी नहीं है, अदर देन कंपनी है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, करेक्ट है, उनके लिए ऑलवेज ड्यू डेट जो होता है वो 31 अक्टूबर होता है। कंपनी के लिए ऑलवेज ड्यू डेट 31 अक्टूबर होता है, ये आपको थंबनेल ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर अगर आप अदर देन कंपनी है और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, टैक्स ऑडिट नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आपका ड्यू डेट 31 जुलाई होगा। करेक्ट है। अगर आप कंपनी है और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, फिर भी आपका ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने बोला अदर देन कंपनी, जो कंपनी नहीं है उन पे अगर जो टैक्स ऑडिट है अगर वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, करेक्ट है, तो ही उनके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई है। और अगर आप अदर देन कंपनी है और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है या फिर आप कंपनी है, तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगा। तो अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है फॉर अदर्स, है ना, मतलब कंपनी के अलावा, ठीक है, तो उनके लिए 31 अक्टूबर होगा। और बाकी जो सभी हैं, करेक्ट है, जिन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता और जो कंपनी नहीं है उनके लिए 31 जुलाई है। एंड तीसरा ड्यू डेट यहाँ पे दिया गया 30 नवंबर का। ये किनके लिए एप्लीकेबल है? जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग का जो सेक्शन है वो अगर एप्लीकेबल होता है, जो हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ते हैं, तो सर उनके लिए ड्यू डेट 30 नवंबर है। ये हम ट्रांसफर प्राइसिंग में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आगे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये जो ड्यू डेट है आपको सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में बताया गया कि आपको ये ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी तो आपको एक सेक्शन और दिया गया है, सेक्शन 139(4), जिसको हम बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। मतलब आप ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हो तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो सर अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप 139(4) में करोगे, बट यहाँ पे आपको लेट फीस एप्लीकेबल होगा। आपको क्या एप्लीकेबल होगा? लेट फीस एप्लीकेबल होगा। और ये लेट फीस आपको एप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 234F में। 234F में ये लेट फीस एप्लीकेबल होगा। ये लेट फीस डिपेंड, अगर आप नी रिटर्न फाइल कर रहे हो लेट, तो आपको 1000 रुपीज़ की लेट फीस है।
और अगर आपका टैक्सेबल रिटर्न है और आप लेट रिटर्न फाइल करो तो आपको 5000 तक की लेट फीस एप्लीकेबल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 234A का 234A का एक इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होता है अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया होगा तो, ठीक है। तो सर आप जो है अगर आप बी लेट रिटर्न फाइल करना चाहते हैं ड्यू डेट के बाद तो आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप इंडिविजुअल हो और आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, करेक्ट है, तो सर उस सिचुएशन में आप जो है ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मतलब 139(4) का जो ऑप्शन है ये ओल्ड वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, ये न्यू वालों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो तो आप ड्यू डेट तक ही अपना रिटर्न क्या करो, फाइल कर दो, ठीक है। ड्यू डेट के बाद आपके पास रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट नहीं है, बिलेटेड रिटर्न ऑप्शन नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए, न्यू के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं ये आप 31 दिसंबर तक ही कर सकते हैं। ये कभी तक कर सकते हैं 31 दिसंबर, मतलब चाहे आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई हो, आपकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो या 30 नवंबर हो, तीनों ही सिचुएशन में आपका बिलेटेड रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर है। मतलब अगर आप नवंबर भी आपकी ड्यू डेट आती है तो आपको एक ही महीना मिलता है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 139(5) जो आपको रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन देती है। सर रिवाइज रिटर्न का मतलब है कि अगर आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया उसमें अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, उसको आप सही करना चाहते हो तो आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हो। और ध्यान रखना कि रिवाइज जो रिटर्न है वो भी आप 31 दिसंबर तक ही फाइल कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तीन जो सेक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, करेक्ट है। इसके अलावा भी जो सेक्शंस हैं हम लोग लॉग इन करने के बाद डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको इसके पहले जो पूरा कंप्यूटेशन है क्लाइंट का वो आपको रेडी करना है। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में पूरा कंप्यूटेशन रेडी किया ओल्ड टैक्स रिजीम से भी और न्यू टैक्स रिजीम से भी, ठीक है, हमने दोनों भी किया हुआ है, बट रिटर्न हम दोनों रिजीम से डिस्कस नहीं कर सकते, कोई एक रिजीम से डिस्कस करेंगे, ठीक है, करेक्ट है, चाहे ओल्ड करे या न्यू करे, बराबर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका पूरा जो कंप्यूटेशन है वो आपको रेडी करना है, करेक्ट है, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो पूरा टैक्स का टोटल होगा और जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न का जो टोटल आ रहा होगा वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी आप बेसिकली समझ पाएंगे कि आपने जो पूरा कंप्यूटेशन वो सही किया है कि नहीं, है ना। तो आपका कंप्यूटेशन रेडी होगा तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फटफट आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, बट ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर इस वेबसाइट पे आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो आप डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करके आप यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड मेंशन करके आप आईटीआर फाइल के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर लें, रजिस्टर कर लें। रजिस्टर के लिए आपके पास पैन वगैरह लगेगा, ईमेल आईडी लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा, वो चीज़ें आप कंसीडर करके यहाँ पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे ऑलरेडी हमारे क्लाइंट का लॉगिन है, करेक्ट है, अकाउंट है, तो सर मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट को। तो यहाँ पे मैं पैन नंबर के थ्रू अगर लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से। ये हमने बेसिकली यूजर नेम मेंशन किया, आपको एक मैसेज पॉपअप होगा, वो मैसेज आपको टिक करना है यहाँ पे और फिर आपका पासवर्ड मेंशन करना है। और जैसे आपका पासवर्ड मेंशन हो जाए आप ओके कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे ओके करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाएंगे तो आपका जो बेसिक डिटेल वगैरह है वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है कि आपके जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, आपको ई फाइल में जाके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, और यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका इनकम टैक्स रिटर्न का जो प्रोसेस है वो आपको स्टार्ट करना है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करें, ठीक है, तो आपको सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको वेरीफाई कर लेने हैं, करेक्ट है। एक फॉर्म 26CS और एक आपका फॉर्म AIS, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप वेरीफाई कर लें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो डिटेल्स हैं वो आपने शायद कंप्यूटेशन में कंसिडर नहीं किए एट द टाइम ऑफ जो आपने टैक्स कैलकुलेशन किया, तो वो चीज़ आपके AIS में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है, 26CS में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। या फिर बहुत बार कुछ इनकम जो आपके नहीं है वो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे, तो वो चीज़ आप क्रॉस चेक कर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, AIS तो आपको यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा, बट 26CS के लिए आपको ई फाइलिंग में जाके यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26CS पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नई वेबसाइट पे लेके जाएगा, ट्रेसेस की वेबसाइट पे यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो इसको यहाँ पे आप एग्री कर लें और यहाँ पे प्रोसीड कर लें, एग्री करके प्रोसीड कर लें, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे आपको व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मान के चलो हमें 24-25 देखना है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे 24-25 कर लिए। आपको कैसे कौन से फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट करना है, करेक्ट है, तो हमें HTML में करना है, तो करेक्ट है, तो यहाँ पे व्यू कर सकते हैं।
इसको आपको चाहिए तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ठीक है, करेक्ट है। और फिर यहाँ पे पूरा डिटेल आ रहा होगा क्लाइंट का, उसका जो पूरा डिटेल, एड्रेस वगैरह, पैन वगैरह, ये सब चीज़ें आ रही होंगी। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जितना भी उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, करेक्ट है, या उन्होंने अगर कोई 15G 15H वगैरह फाइल किया होगा, करेक्ट है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। तो आपको एक बार ये चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है क्लाइंट की, आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसके पहले। तो ये हो गया, आपको सबसे पहले 26AS वेरीफाई करना है। 26AS वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे AIS पे क्लिक करिए, वापस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आइए। इनकम टैक्स वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको AIS के साथ TIS भी दिखेगा, करेक्ट है। यहाँ पे आपको AIS पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS दिख रहा है, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपका AIS है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप AIS पे क्लिक कर लें। AIS पे क्लिक करेंगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट का वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, करेक्ट है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे है, करेक्ट है, जो चीज़ें आपको है, करेक्ट है, जो इनकम डिटेल वगैरह, करेक्ट है, यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पे कुछ TDS TCS आपका डिडक्ट हुआ है क्या, या कलेक्ट हुआ है क्या, या फिर आपके कुछ इंटरेस्ट वगैरह जो इनकम है वो आपके जो सेविंग अकाउंट के हैं, करेक्ट है, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद में आपने कुछ टैक्सेस वगैरह भरे हैं क्या, करेक्ट है, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, बराबर। कुछ आपके डिमांड या रिफंड है क्या, करेक्ट है, या कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है क्या, करेक्ट है। तो ये चीज़ें आप बेसिकली क्या कर लें, यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। अगर ये सब चीज़ सही है, तो आप फाइनली क्या करें, आप यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें जो आपने AIS की और 26AS की कंसीडर कर ली आपके कंप्यूटेशन में, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ प्रोसीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले E-फाइलिंग में आना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। आपका असेसमेंट ईयर आप चूज करोगे, यहाँ पे कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप कर रहे हो, करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप 24-25 के लिए कर रहे हो, बराबर। ऑफलाइन कर रहे हो कि ऑनलाइन कर रहे हो, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन ही कर रहे हैं, करेक्ट है, ऑनलाइन चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद अगर मान के चलो आपने कोई पहले फॉर्म भरा था और वो फॉर्म अपने उसको जो है पेंडिंग रखा है, पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो वो आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव होता है। तो अगर आपको उसी फॉर्म को कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे आप रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हो, मतलब उसी फॉर्म को आप कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको एक फ्रेश फॉर्म स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने का तो आपको पूछेगा कि आप कौन है, इंडिविजुअल, HUF या अदर्स है, ठीक है, करेक्ट है। फिलहाल मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म पूछेगा, आपको कौन सा जो फॉर्म है वो बेसिकली फाइल करना है, करेक्ट है। तो टोटल 7 फॉर्म होते हैं जिसे हमने बात की। तो सर यहाँ पे हमें पहले ITR 1 फाइल करना है, करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं ITR 1 पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ITR 1 जो है वो किसे फाइल करना है अगर आपको जानना है, तो यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि ITR 1 किसे फाइल करना है, करेक्ट है। बट आपको डिटेल में जानना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं और एक टैब ओपन कर लेता हूँ। अगेन मैं इनकम टैक्स यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ, बराबर। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल HUF में सैलरीड एंड एम्प्लॉय, और यहाँ पे आपको रिटर्न्स एंड फॉर्म एप्लीकेबल, करेक्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको देखिए रिफ्लेक्ट होगा कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है सबसे पहले। तो ITR 1 को सहज बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये जो फॉर्म है खाली इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं, मतलब HUF वगैरह फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, खाली इंडिविजुअल कर सकते हैं। आगे क्या लिखा, दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर अ रेसिडेंट। क्या लिखा, फॉर अ रेसिडेंट, मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान के चलो अगर आपके कोई क्लाइंट है, करेक्ट है, जो आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हैं, बराबर, मतलब वो नॉन रेसिडेंट है, करेक्ट है, बराबर। तो उस सिचुएशन में वो जो है इंडिया में अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो सर क्या वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं? नहीं, वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ITR 1 जो है वो खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, क्लियरली लिखा है रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, करेक्ट है। इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज अप टू 50 लाख, मतलब यहाँ पे जो ITR 1 होता है ये मोस्टली वो लोग फाइल करते हैं जिनको सैलरी इनकम होती है, करेक्ट है। या अगर हाउस प्रॉपर्टी हुई तो सर वो सिंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, करेक्ट है। एक से ज़्यादा होगी तो वो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, करेक्ट है, बराबर। और दूसरा, अगर उनको अदर सोर्सेज है, अगर उनको क्या है, अदर सोर्सेज है, तो ये 3 सिचुएशन में ही हम ITR 1 नॉर्मली फाइल करते हैं, करेक्ट है। लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन इनकम है या फिर आपका बिजनेस इनकम है तो फिर वहाँ पे ITR 1 आपको फॉर्म यूज़ नहीं करना है। तो ITR 1 नॉर्मली ये 3 हेड के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली कि ये जो हेड्स यहाँ पे बताए गए, ये सभी हेड का इनकम मिला के अगर आप 50 लाख तक है, 50 लाख तक है,
तभी आप ITR 1 फाइल करना। 50 से अबव जा रहा होगा तो आपको ITR फाइल 1 नहीं करना है, फिर आपको ITR 2 चूज करना पड़ेगा। ITR 2 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, हेड में क्या क्या होना चाहिए, सैलरी या पेंशन, मतलब आप पेंशनर हो या आपको सैलरी मिल रही है। हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है लेकिन एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। अगर आपके अदर सोर्सेज इनकम है तो भी आप ये कर सकते हो, और अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है और वो भी अप टू 5000 तक है, करेक्ट है, तो ये आप ये वाला फॉर्म चूज करना। ठीक है, करेक्ट है। मतलब अगर आपका जो इनकम है वो 40 लाख है मान के चलो साल का, सैलरी वगैरह मिला के, लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 1 लाख है, मतलब 5000 से ज़्यादा है, तो आप ITR 1 जो है वो एप्लीकेबल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि एग्रीकल्चर जो इनकम होगा वो 5000 तो होना चाहिए, और साथ साथ आपका सभी टोटल इनकम मिला के 50 लाख तक होना चाहिए। बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी जो लोग हैं जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, जैसे कि अगर कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी का तो वो ITR 1 जो है फाइल नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ है। हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब अगर आपने अनलिस्टेड शेयर होल्ड किया है, करेक्ट है, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब अपने आउटसाइड इंडिया अगर कोई बेसिकली क्या किया, कोई एसेट वगैरह जो है होल्ड किया है, करेक्ट है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, भले आप जॉब करते हो, सैलरीड पर्सन हो। हैज़ एनी साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपने कोई साइनिंग अथॉरिटी आपकी है आउटसाइड इंडिया में किसी डॉक्यूमेंट पे, तो वहाँ पे भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। हैज़ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया का कोई भी आपका सिग्नेचर इनकम वगैरह वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। इफ अ पर्सन इन हुज केस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, मतलब अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ किया है तो वहाँ पे एक TDS एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 194N, जो हम TDS में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके ऊपर सेक्शन 194N में TDS कटा हुआ है, डिडक्ट हुआ है, तो आप ITR 1 फाइल मत करिए। दूसरा, इफ अ पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन रिफर्ड ऑन ESOP, मतलब अगर आप कोई एम्प्लॉय जिसको ESOP वगैरह इशू हुआ है, करेक्ट है, उस सिचुएशन में अगर कुछ टैक्स वगैरह डिडक्ट हुआ है, करेक्ट है, तो वो भी ये ITR 1 फाइल नहीं करेगा। एंड हैज़ एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम एंड हैज़ टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, मतलब अगर उनका किसी दूसरे हेड में पहले के कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी में डिस्कस करते हैं कि आप जो लॉसेज हैं वो अप टू 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कुछ सिचुएशन में तो 4 ईयर्स है, कुछ सिचुएशन में आपका लिमिट भी नहीं है ना, करेक्ट है। या फिर अगर आपकी इनकम 50 लाख एक्सीड करेगी तो उस सिचुएशन में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है। ठीक है, करेक्ट है। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप डिस्कस करें। तो सर अगेन यहाँ पे आते हैं, करेक्ट है, और यहाँ पे हम ITR 1 पहले फॉर्म डिस्कस करने वाला आज के सेशन में, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोसीड विद ITR 1, प्रोसीड विद ITR 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे प्रोसीड विद ITR 1। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आपको अगेन वही चीज़ बता रहा है, बट हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया कि कौन कौन फाइल कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे जब आप रिटर्न फाइल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पूछेगा कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो, आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब हमने इसे डिस्कस किया है कि आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका जो लिमिट होगा वो 2,50,000, 3 लाख या 5 लाख, डिपेंड अपॉन द एज। ठीक है, तो आपकी इनकम जो है उससे अबव जा रही है, या फिर न्यू टैक्स रिजीम में आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख है, करेक्ट है, तो आपका बेसिक एग्जेम्पशन जो लिमिट है वो एक्सीड हो रहा है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, मतलब आपका टैक्सेबल इनकम है, या फिर आपको यहाँ पे जो है आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं हो रहा, बट दूसरे किसी रीजन से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, जैसे कि इन्होंने ऑप्शन ऐड किया कि मान के चलो आपने जो है 2 लाख से ज़्यादा जो है वो आपने किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवलिंग के ऊपर आपने क्या किया, आपने खर्चा कर दिया। ठीक है, करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है। या फिर आपने जो है 1 लाख से ज़्यादा का आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, करेक्ट है, प्रीवियस ईयर में, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर कुछ एनी अदर कुछ कंडीशन आप पे एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे अगर आपने कैश डिपॉजिट किया हो सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में 50 लाख या 1 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, करेक्ट है, सेविंग में 50 लाख और करंट में 1 करोड़ से ज़्यादा, या फिर आपका TDS डिडक्ट हुआ है 25,000 फॉर नॉन सीनियर एंड 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो वो अगर कंडीशन आपकी हो रही है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, करेक्ट है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके जो आपको एप्लीकेबल हो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका ये कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, करेक्ट है, तो आप अदर्स चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम जिस क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनका इनकम टैक्सेबल है, तो मैं पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टोटल 5 अलग अलग स्टेप में, 5 अलग अलग टेबल्स में यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे
फाइल करते हुए चलना है, करेक्ट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि जब तक आप पहला वाला इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं करेंगे तब तक आपका सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डिटेल्स हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल आपके ऑटोमेटिकली फिल होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एएस वगैरह होता है उसके थ्रू कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे फिलअप हो जाती है। तो नॉर्मली जो लोग सैलरीड पर्सन है वो अपने फॉर्म 16 के बेस पे ये रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, बट हमारे पास कंप्यूटेशन, हमने प्रॉपर्ली कंप्यूटेशन किया तो हम कंप्यूटेशन के बेस पे ही ये पूरा जो रिटर्न है वो हम यहाँ पे फाइल करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर हम रेफर करें तो वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्लिक कर लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो कुछ बेसिक डिटेल आएंगे क्लाइंट के वो आपको रेफर करना है, करेक्ट है। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, करेक्ट है, एड्रेस वगैरह होने के बाद तो यहाँ पे आप आएंगे। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए रेलेवेंट होगा वो होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसका आप रिटर्न फाइल कर रहे हो या आप खुद का भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप कौन हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, क्या आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, क्या आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हो, करेक्ट है, पीएसयू वगैरह जहाँ पे गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का जो है कॉम्बिनेशन होता है, पीएसयू बोलते हैं उसको। अगर आप पेंशनर हो, करेक्ट है, तो वो आप चूज़ करोगे, करेक्ट है, ये चीज़ें हैं, बराबर। और अगर आप जो है प्राइवेट कंपनीज वगैरह में काम करते हो तो आप अदर चूज़ करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। अगर आप कोई एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आपको कोई फैमिली पेंशन वगैरह मिल रहा है तो आप ये नॉट एप्लीकेबल करके चूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल हम जो क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहे हो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पे हम अदर्स चूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फाइलिंग के जो सेक्शन है जो हमने डिस्कस किए स्टार्ट में वो आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पहला आपका 139(1) है ड्यू डेट के पहले, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ड्यू डेट के पहले ये जो रिटर्न है फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी ड्यू डेट निकल जाएगी, करेक्ट है, तो वहाँ पे बिल डेटेड रिटर्न का जो ये ऑप्शन है एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये रिवाइज कर लें, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ये फोर्थ ऑप्शन, ये क्यों यूज होता है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आपको बिल डेटेड रिटर्न फाइल करने का भी जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर है, ठीक है, 31 दिसंबर है। अब मान के चलो ड्यू टू एनी रीजन आप दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, बट अब एक जेन्युइन पर्सन हो और आपको सच में रिटर्न फाइल करना है, करेक्ट है, बट जेन्युइन रीजन से आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, कोई एक रीजन हुआ, आपका पर्सनल रीजन है, कोई भी एक रीजन, जैसे कोविड वगैरह सिचुएशन आई थी, है ना, करेक्ट है, तो वैसे कुछ सिचुएशन नहीं, बट फिर भी आप जो है किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से जो जेन्युइन रीजन है आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो आप डिपार्टमेंट विजिट करिए, आपके जो भी असेसिंग ऑफिसर है उनसे मिलिए, उनको रिक्वेस्ट करिए, तो उस सिचुएशन में अगर वो अलाउड करते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करके रिटर्न फाइल कर सकते हो, करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन चूज करके रिटर्न फाइल कर सकते हो, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब आपके बिलेटेड रिटर्न फाइल का जो ड्यू डेट 31 दिसंबर वो भी एक्सीड होने के बाद ये वाला ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बराबर। अगर आपको कोई नोटिस रिसीव होती है डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसमें आपको अगर रिप्लाई करना है तो आपको पर्टिकुलर जिस सेक्शन में आपको यहाँ पे नोटिस आई होगी, करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है सेक्शन चूज करके रिप्लाई करना है, बराबर। इसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, अगर मैं यहाँ पे रिवाइज चूज करता हूँ, रिवाइज सिलेक्ट करता हूँ, तो रिवाइज सिलेक्ट करने के सिचुएशन में यहाँ पे आपको, क्योंकि आप रिवाइज तब करो जब आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने रिवाइज करो तो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया होगा, बट ऑब्वियस, तो ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल किया था उसका रिसीट नंबर और कब आपने फाइल किया था उसका डेट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा अगर आप रिवाइज कर रहे हो। ओरिजिनल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई डिटेल भरने की जरूरत नहीं। सेम वे अगर आपका कुछ नोटिस वगैरह आया है उसके अगेंस्ट आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हो, करेक्ट है, तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन चूज करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, इसके बाद यहाँ पे है डू यू विश टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन 115 BAC 6 फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको आइडिया आया होगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा वो हमारा न्यू टैक्स रिजीम होगा, वो हमारा क्या होगा, न्यू टैक्स रिजीम होगा, ये हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई पर्सन जो है वो न्यू टैक्स रिजीम ना फॉलो करके उसको अगर अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना है, करेक्ट है, तो सर वो क्या कर सकता है, वो जो है न्यू टैक्स रिजीम से बाहर आ सकता है, न्यू टैक्स रिजीम से बाहर आ सकता है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो उसके लिए जा सकता है। इसके लिए एक फॉर्म होता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जो इस रिटर्न के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो फॉर्म आपको तभी भरना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस इनकम है, और बिजनेस इनकम के लिए हम लोग फॉर्म चूज करते हैं ITR 4 और ITR 3, ये दो रिटर्न जो है बिजनेस के रिटर्न होता है। ITR 1 और 2 के लिए आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जो है बिजनेस का रिटर्न भरोगे तो उस सिचुएशन में अगर आपको ये ऑप्ट आउट करना है, करेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 10IEA, ठीक है, जो हम लोग बिजनेस रिटर्न करने के टाइम पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा जो रिटर्न है वो ITR 1 है, जो बिजनेस रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो सर इस सिचुएशन में जो है अगर आप इसको
ऑप्ट आउट कर रहे हो, यस कर रहे हो तो आप इसको यस कर सकते हो, और नो करना है तो नो कर सकते हो। ठीक है, मतलब हम इसको ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें डिफॉल्ट जो न्यू टैक्स रिजीम है वही कंटिन्यू करना है, हमें ओल्ड में नहीं जाना है। सर क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ओल्ड में चला गया तो क्या वापस में न्यू में आ सकता हूँ? आ सकते हो। जिनका बिजनेस इनकम है, जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है थ्रू फॉर्म 10IE, वो अगर ऑप्ट आउट करते हैं तो वो जो है वो वापस न्यू में नहीं आ पाएंगे। करेक्ट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर उनका बिजनेस इनकम है तो वो वापस से न्यू में नहीं आ पाएंगे। अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो आप कितनी बार भी ऑप्ट आउट एंड ऑप्ट इन कर सकते हो एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो रखता हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दिया गया, आप यूज़ कर सकते हैं। एक नया ऑप्शन लोग ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आपके जितने अकाउंट होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, आपको बताना पड़ेगा। अगर एक आधा अकाउंट आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऐड अनदर करके यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका अकाउंट होगा वो आपका वैलिडेट होना चाहिए, जिससे कि अगर आपको कुछ रिफंड वगैरह बन रहा है तो उसी अकाउंट में क्या होगा वो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल हमारा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट मेंशन है क्लाइंट का, तो स्ट्रेट में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के बाद अब जो मेन आपको जो फॉर्म यहाँ पे डिस्कस करना है वो आपका यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम है, बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर कि हम लोग जो यहाँ पे फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड से करेंगे न्यू से करें? तो यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे जब हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरा तो हमने क्या किया है, न्यू टैक्स रिजीम को ही कंटिन्यू किया है। फिलहाल ITR 1 हम जो है वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नो किया है। ग्रॉस टोटल इनकम पे आते हैं यहाँ पे। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको रेफर करने हैं तो आप रेफर कर सकते हो। करेक्ट है, यहाँ पे यस नो करके उसका डिटेल भर सकते हो, बट फिलहाल बेटर है कि आप इसको स्किप करो, क्योंकि आपको जो फॉर्म है वो आपको बेसिक से भरना है। तो आप यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन करके यस करो, और जो फॉर्म है उसको आप डिटेल में समझो, सीखो, जिससे आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो सर यहाँ पे आपको जो आपके हेड है, मेन 3 हेड जिसके लिए हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे हम सैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सैलरी 3 सेक्शन में बता रहा है। सेक्शन 17(1) जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया है, 17(2) और 17(3), ये तीनों भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया है। ठीक है, तो 17(1) क्या होता है? 17(1) क्या होता है सर? जो आपकी मेन आपकी सैलरी होती है। तो हमने यहाँ पे 17(1) का हमारा जो इनकम है 1643,680। ठीक है, करेक्ट है, ये हमने किया। 17(2) इनका है क्या? तो 17(2) है इनका, तो 17(2) इनका है 293,300। तो सर 17(2) है 293,300 है। ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी यहाँ पे नहीं है। करेक्ट है, प्रॉफिट इन लिeu सैलरी क्या होता है हमने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया है। ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। इसमें क्या होता है, अगर मान के चलो आप ये कंट्री से बिलोंग करते हो जो यहाँ पे लिस्ट बताई गई है। ठीक है, करेक्ट है। आप उस कंट्री के रेसिडेंट थे, अब यहाँ पे आप इंडिया में आ चुके हो। करेक्ट है, और आप यहाँ पे रह रहे हो और आपको हो रहा है क्या कि वहाँ से कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं उस कंट्री से। करेक्ट है, तो आपको कुछ बेसिकली क्या किया जाएगा, टैक्स में कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहे हो ये कंट्री से, तो आपके लिए ऑप्शन रेलेवेंट हो जाता है। फिलहाल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, करेक्ट है, इसको थ्योरी में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल टैक्सेशन में ज़्यादा आता है। इसके बाद इनकम फ्रॉम रिटायर बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ कंट्री अदर देन नोटिफाइड। तो अगर आप ये जो नोटिफाइड कंट्री से हो तो आपका डिटेल यहाँ भरोगे, और अगर अदर देन नोटिफाइड कंट्री से हो तो उसका डिटेल आपको यहाँ भरना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आपके जो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज है, हमने थ्योरी में डिस्कस किया कि जो भी आपको अलाउंसेज मिलते हैं, करेक्ट है, उसका आप बेसिकली क्या करते हो, एग्जेम्पशन क्लेम करते हो। आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया है कि 2 होता है। एक तो आपका जहाँ पे आपको फिक्स जो अलाउंसेस हैं जिसका आपको बेनिफिट मिलता ही है। करेक्ट है, जैसे हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें, हॉस्टल अलाउंस की बात करें, है ना। या एक होता है जहाँ पे आपको एक्चुअली अगर आप एक्सपेंस इनकर करोगे तो आपको बेनिफिट मिलता है, लाइक जैसे कि हमने यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमी अलाउंस वगैरह, है ना। लेकिन ये जो अलाउंसेज हैं इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। तो सर फिलहाल यहाँ पे एग्जेम्पशन हमने केस स्टडी में कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम ब्लैंक रहने देते हैं। करेक्ट है। इसके बाद में इनकम क्लेम फॉर रिलीफ, तो जो 89A का आपको इनकम मिला है यहाँ पे, करेक्ट है, उसका अगर आप रिलीफ क्लेम करना चाहते हो, जो आपको रिलीफ है, तो यहाँ पे आप रिलीफ मेंशन करोगे। ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सैलरी हमारी आई है 1,93,6,980, जिसमें 50,000 का आपको क्या मिला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, हमने भी लिया है। करेक्ट है, और डिडक्शन मेंशन होने के बाद हमारी फाइनली जो इनकम आ रही है 18,86,980 आ रही है। 18,86,980 आ रही है। ठीक है, आपके पास अगर कंप्यूटेशन रेडी है ना,
तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि सर हमारा जो हम रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हैं, फिर जो हमने कंपटीशन किया है वो एक क्रॉस चेक हो रहा है ना। क्योंकि आप ब्लाइंडली अगर फॉर्म फाइल कर रहे हो, आपके पास कोई बेस नहीं है क्रॉस चेक करने का, तो थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। तो बेटर होता है हमेशा कि आपके अगर कंपटीशन रेडी है तो ITR फाइल करने में ज़्यादा आपको चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा सैलरी जो है वो बेसिकली क्या हो चुका है, यहाँ पे मैच हो चुका है। सिंपल है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको एक ही हाउस प्रॉपर्टी अगर होगी तो आपको ये डिटेल यहाँ पे भरना है, करेक्ट है। एक से ज़्यादा होगी तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने जब केस स्टडी सॉल्व करी है, तो यहाँ पे केस स्टडी में यहाँ पे जो क्लाइंट है, करेक्ट है, जिनका हम केस स्टडी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट है, जिनका ITR फाइल कर रहे हैं, तो उनको उनका हाउस प्रॉपर्टी है, बट वो हाउस प्रॉपर्टी उनकी SOP हाउस प्रॉपर्टी। तो सर अगर आपको याद होगा तो हमने हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है कि सर अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस सिचुएशन में आपकी जो ग्रॉस इनकम होती है या जो NAV होती है उसको हम 0 पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होता। हम 2 प्रॉपर्टी तक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं। बट आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हो तो आप 24B का जो बेनिफिट वो क्लेम कर सकते हो। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो आपका नेगेटिव आता है। और अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नेगेटिव है तो अप टू 2 लाख तक आप किसी भी हेड के सामने वो जो नेगेटिव प्रॉफिट है, जो नेगेटिव इनकम है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन हम ये जो एडजस्टमेंट का बेनिफिट है ये न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं है। न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं है। इसके लिए जब हमने केस स्टडी सॉल्व किया है, करेक्ट है, आई होप आपने केस स्टडी रेफर किया है, तो केस स्टडी में हमने जो हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो हमने न्यू टैक्स रेजिम में कंसिडर नहीं किया है, करेक्ट है। द रीजन बिकॉज आप नेगेटिव जो इनकम है वो न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का जो 2 लाख तक का एडजस्टमेंट है किसी भी हेड के सामने वो अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भरना हुआ तो यहाँ पे आप कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मान के जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल है, जिसे आपका यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल वगैरह है, ठीक है, करेक्ट है, यहाँ पे बता रहा है। और यहाँ पे आपका कोई अरियर्स अनरियलाइज रेंट वगैरह होगा वो बता रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डिटेल फिलअप करने के लिए नहीं दे रहा है। द रीजन बिकॉज क्योंकि सर यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रिजीम में जो नेगेटिव प्रॉफिट अलाउड नहीं है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी आपके लेट आउट हुई तो लेट आउट के सिचुएशन में आप इनकम वगैरह जो है यहाँ पे बता सकते हो, करेक्ट है। और उसके अगेंस्ट आप जो इंटरेस्ट वगैरह का बेनिफिट हो कंसिडर कर सकते हो, और वो इनकम जो है वो यहाँ पे भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। मतलब न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आप जो आपकी इनकम है वो पॉजिटिव वाली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो आपकी नेगेटिव इनकम होगी वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। इसके लिए क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिजीम चूज किया है, तो आप देखोगे तो अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज कर रहा हूँ तो अगर आपको जो एरियस वगैरह का जो रेंट है उसके लिए जो ऑप्शन है वो तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट का जो बोरोइंग का वगैरह डिटेल है वो यहाँ पे ऑप्शन हाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल है वो फिलअप नहीं करना, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट है, कंफर्म कर लिया। हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पे अदर सोर्सेज के जो डिटेल है वो बेसिकली यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो अदर सोर्सेज में अगर हम बात करें तो जो क्लाइंट है उनको यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ है, करेक्ट है। एक आपको जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो है, और यहाँ पे एक डिपॉजिट है जो क्लबिंग ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल हुआ है, करेक्ट है। तो टोटल उनका 17,250 का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सर यहाँ पे ऑलरेडी उनके कुछ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम टिक करके उसी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, उसी को एडिट कर लेते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो आप इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, आपके बैंक से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 10,250 हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। ये ओनली प्योर एंड प्योर सेविंग अकाउंट्स है, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे जो डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, तो सर यहाँ पे आप ऐड अनदर कर लीजिए, और ऐड अनदर करके यहीं पे देखो आपको प्रोवाइड है कि डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, इसको यस कर लीजिए। और यस करने के बाद आपका जो डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है कितना है 7,000, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सिंपल है, करेक्ट है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके कुछ अदर इनकम है लाइक डिविडेंड है या फिर कुछ गिफ्ट वगैरह मिला है ना, करेक्ट है, सब चीज़ें तो आप यहाँ पे भर सकते हैं 1 बाय 1। और फिलहाल हमारा 2 ही इनकम है, एक इंटरेस्ट का और एक FD का। कोई डाउट होगा कुछ अदर इनकम के बारे में तो आप डिस्कस करिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, तो सर यहाँ पे फाइनली मेरा ग्रॉस टोटल इनकम रिफ्लेक्ट होगा 19,04,230। तो 19,04,230 हमारा यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट है। डिडक्शन कोई अलाउड है ही नहीं, डिडक्शन कोई अलाउड नहीं है। तो सर यहाँ पे जो है आपको डिडक्शन कुछ अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको कंफर्म करेंगे। लेकिन कंफर्म करने के पहले आपको यहाँ पे एक एडिशनल टैब दिख रहा है, एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम जो अंडर सेक्शन 10 में हम पढ़ते हैं, जो आपकी इनकम जो रिसीव हुई है जिस पर आपको
कोई टैक्स वगैरह नहीं भर रहे हैं, जैसे आपको कोई पीपीएफ इंटरेस्ट मिला है ना, कोई आपको इंश्योरेंस का जो अमाउंट है, जो आपको क्लेम है वो मिला है, तो वो सब एग्जेम्प्टेड इनकम को यहाँ पे बतानी है। एग्जेम्प्टेड इनकम जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, बट फिर भी आपको रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आपको एग्जेम्प्टेड इनकम यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे अगर आपको रेफर करना है तो मैं ऐड कर लेता हूँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जेम्प्टेड इनकम में क्या क्या आ सकता है। तो आप देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 वो भी आपका एग्जेम्प्टेड है। तो जो सेक्शन 10 की जो सीरीज है पूरी वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए सेक्शन 10 का ही सीरीज है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे डिडक्शन का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया, और ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब कंफर्म हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे स्टिल हम एडिट कर सकते हैं जब तक हमने रिटर्न को प्रोसीड नहीं किया है, ठीक है, करेक्ट है। तो टैक्स डिडक्शन को मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अब आपको याद हो तो जब आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो आपको 3 ही डिडक्शन जो है चैप्टर 6 से क्या अलाउड है, कौन कौन से बता सकते हो। एक आपका 80CCD2, 80CCH2 और 80JJAA, ठीक है। तो यहाँ पे 80CCD2 बता रहा है, तो यहाँ पे कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, करेक्ट है। इसको मैं स्ट्रेट कंटिन्यू कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने के बाद अगेन स्क्रॉल डाउन, करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपने जो भी टैक्स पे किया होगा या फिर आपका टैक्स कोई डिडक्ट हुआ होगा या आपसे कलेक्ट किया गया होगा इन द फॉर्म ऑफ TDS या TCS, तो उसका डिटेल जो है वो आपको ये वाले जो ऑप्शन है इसमें आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो है TDS डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 192 में 75,000 का, तो सर उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और इसके लिए जो सैलरी उन्होंने अर्न करी है वो भी डिटेल यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो सैलरी इन्होंने अर्न करी है 1886,980, तो सर ये सैलरी की डिटेल भी हमें लगेगी, तो सर मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे लोग जो है वो वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो बहुत बार रिस्पॉन्स करने में थोड़ा वो टाइम ले सकता है, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो 26 ASU करने का ऑप्शन यहाँ पे भी है। इसके अलावा अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, करेक्ट है, सैलरी के अगेंस्ट, तो उसका डिटेल आप यहाँ पे फिलअप करना, अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा है। अदर देन जो सैलरी होगी उसका TDS आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपका 194I-B में TDS डिडक्ट हुआ है, जहाँ पे जो पेयर है जिसके पास 194I जो है वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो पैन बेस पे TDS डिडक्ट करता है, तो उसके लिए फॉर्म 16C इशू करता है। तो उस सिचुएशन में आपका डिटेल यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपका TCS वगैरह कलेक्ट हुआ है तो उसका डिटेल यहाँ पे आएगा, और अगर आपने खुद से कोई टैक्स भरा होगा इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो TDS का डिटेल है, TDS अंडर सैलरी, करेक्ट है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। तो हम एक टैन नंबर मेंशन कर लेंगे हमारे क्लाइंट का, तो वो टैन नंबर मेंशन कर लेते हैं। नेम ऑफ द डिडक्टर, कंपनी का नाम, तो यहाँ पे मैं कंपनी लिख लेता हूँ, ठीक है। इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी में इनका इनकम कितना चार्जेबल हो रहा है, तो 1886980, तो 1886980, ठीक है। और TDS उनका डिडक्ट हुआ है 75,000, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो TDS का डिटेल हमने ऐड किया, बराबर। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल ये जो क्लाइंट है इनके सिचुएशन में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो सर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इसको क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन, अब देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें जो हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म होती चली गई, बराबर। अब फाइनली आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पे चीज़ें आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो कंप्यूटेशन किया है और जो कैलकुलेशन उनका आ रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से वो सही है कि नहीं, है ना। तो ग्रॉस टोटल इनकम तो 1904 है, करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने वही कंसिडर किया है, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पे जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 2,71,269, परफेक्ट है। उस पर आपका सेस वगैरह बन रहा है 10851, और फाइनली टैक्स आपका बन रहा है, यहाँ पे फाइनली टैक्स बन रहा है, तो ये दोनों ऐड करके 282 हो रहा है, बट हमने यहाँ पे TDS वगैरह लेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 234A का जो इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट की बात करते तो हमें 234A का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता, 234B एप्लीकेबल हो रहा है, कितना 6213, आपका कितना आया 8284 आया, 8284 आया। ऐसा क्यों आया, तो सर आपको ध्यान रखना है कि सर आपने जो है यहाँ पे जो है 4 महीने का बाय डिफॉल्ट आपने कंसिडर किया है, 4 महीने का बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया है। तो मान के चलो अगर आप जून में रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप यहाँ पे 3 मंथ्स का ही लोगे, तो 3 मंथ्स का लोगे तो कितना आएगा आपका 6213, कितना आएगा 6213, तो देख सकते हो 6213 एग्जैक्टली मैच है।
और आपका 234C 10456 परफेक्ट, एकदम परफेक्ट परफेक्ट है। तो फाइनल टैक्स आपकी यहाँ पे 223,789। तो सर यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके यहाँ पे 298 आए, तो इसको अगर मैं कंफर्म करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आपको फाइनली कितना आपको टैक्स भरने के लिए आ रहा है वो आपको बताएगा। करेक्ट है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना आया, 223,790, 223,789, उसने राउंड ऑफ किया है। करेक्ट है? 90 पे करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका 90 परफेक्ट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इसको पे कर देना। ठीक है, पे कर देना, बट फिलहाल हम यहाँ पे पे नहीं करें, मैं पे लेटर कर लेता हूँ। पे लेटर करने के बाद यहाँ पे आपको अगेन पे नाउ का एक आपको वार्निंग मैसेज आ रहा है, बट ठीक है हम पहले कर लेते हैं प्रीव्यू रिटर्न कर लेते हैं। बराबर, यहाँ पे आपको करना होगा सिलेक्ट करके आई एक्नॉलेज वगैरह। बराबर, और यहाँ पे आपको जो है इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर लेना है। और प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद पूरा जो ये फॉर्म है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पूरा फॉर्म रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर आप खुद का रिटर्न फाइल करो तो आप पूरे फॉर्म को एक बार आप चेक कर लीजिए, या फिर आप किसी और का रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप क्या करिए, इस फॉर्म को यहाँ से पहले डाउनलोड कर लीजिए, उनको भेज दीजिए, उनको एक बार बोलिए कि आप एक बार ये चीज़ें चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि कुछ सही है कि नहीं, है ना, करेक्ट है। और अगर कुछ एरर वगैरह होगा तो आप रेक्टिफाई कर लीजिए यहाँ पे बैक करके, और अगर सब चीज़ सही है तो आप क्या कर लीजिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कर लीजिए। और इसके बाद आपको OTP के थ्रू क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। और अगर आपको OTP के थ्रू वेरीफाई नहीं करना है तो आप जो है जो ITR फाइल करने के बाद जो एक फॉर्म आता है ITR-V, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होता है। तो ITR-V जो है वो आप फॉर्म 30 डेज में करेक्ट है आपको बैंगलोर भेजना होगा। करेक्ट है, अगर आपको यहाँ से OTP के थ्रू उसको वेरीफाई नहीं करना होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि ITR फाइल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ITR फाइल सही फाइल करना इंपॉर्टेंट है। और फाइल आप तभी सही कर पाओगे अगर आपके सेक्शंस क्लियर है, करेक्ट है, और आपने कंप्यूटेशन सही से बनाया है। बराबर, अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ITR फाइल बिना कंप्यूटेशन के फाइल करने बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर चीज़ें एकदम सही होगी तो आपका फॉर्म भी सही बनेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में अगर कुछ डाउट क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।